हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप कुमार, पीजीटी इकोनॉमिक्स, केंद्रीय विद्यालय नंबर 3, सागर, मध्य प्रदेश। तो हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 8 के इंफ्रास्ट्रक्चर की। चैप्टर का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी पहली वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें बात की गई थी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बारे में। ये इस चैप्टर की दूसरी वीडियो है, जिसमें हम लोग बात करेंगे पावर की, एनर्जी की। फिर तीसरी वीडियो नेक्स्ट हमारी होगी, जिसमें हम बात करेंगे हेल्थ की, और फिर चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक की, और हम बात करते हैं एनर्जी या फिर पावर की। आज का टॉपिक है द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। इसमें हम ये देखेंगे कि भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की पोजीशन क्या है। द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया इज एग्जामिन्ड विथ रेफरेंस टू टू वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया देखने के लिए हमें देखते हैं कि दो कंपोनेंट्स हम लेते हैं, फर्स्ट एनर्जी, सेकंड हेल्थ। क्योंकि हमें पता है एनर्जी हमारा जो है एज ए की कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एनर्जी हमारा क्या है, की कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। एंड हेल्थ हमारा क्या है, एज ए की कंपोनेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो की कंपोनेंट है वो हमारा हेल्थ है। ठीक, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे मेन क्या है, हेल्थ है, और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे मेन है एनर्जी। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी की। एनर्जी की कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एनर्जी इज ए क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ए डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ ए नेशन। किसी भी राष्ट्र के, किसी भी देश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, एनर्जी होती है। ठीक, इट इज़ ऑफ कोर्स एसेंशियल फॉर इंडस्ट्रीज़। क्योंकि हमें पता है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को हम वहाँ के इंडस्ट्रियलाइजेशन से देखते हैं कि वहाँ का इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना स्ट्रांग है, और इंडस्ट्री चलाने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए जिस कंट्री में हमारा एनर्जी सेक्टर या फिर एनर्जी सोर्सेज जितना स्ट्रांग होंगे, वहाँ पे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा और हमारी कंट्री उतनी ज़्यादा ग्रो करेगी। बट इस टाइम अब एनर्जी जो है एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए, और एग्रीकल्चर में यूज होने वाले फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड्स को, और साथ में जो इक्विपमेंट्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हम यूज करते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन में। और हाउस होल्ड सेक्टर में भी डेली यूज़ में एनर्जी यूज हो रही है, कुकिंग में या फिर हीटिंग में डेली यूज हो रही है एनर्जी। तो इस तरह से हमने देखा कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पर एनर्जी यूज ना हो रही हो। इसलिए हम बिना एनर्जी के सोच भी नहीं सकते। बिना एनर्जी के हम किसी कमोडिटी का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, और कंजम्पशन के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी ज़रूरी है। इसलिए एनर्जी क्या हमारा की कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी को हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सेकंड हमारा है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज व्हिच हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ देयर नॉलेज एंड यूज। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, जो हम बहुत लॉन्ग टर्म से, बहुत लॉन्ग टाइम से यूज करते आए हैं, बहुत पहले से हम यूज करते आ रहे हैं, उसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और इसका कुछ इतिहास होता है। ठीक,
तो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं एनर्जी के हमारे, वो कौन से हैं, जो हम बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं, उसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, या फिर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जो बहुत परंपरागत रूप से बहुत प्राचीन काल से हम यूज करते आए हैं, उसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और इंडिया में आज भी 60% से ज़्यादा, मोर देन 60% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स, आज भी इंडिया में क्या है, हाउस होल्ड्स जो भी हैं, इंडियन हाउस होल्ड्स हैं, वो 60% से ज़्यादा डिपेंडेंट हैं ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे। ठीक, इंडियन हाउस होल्ड्स आज भी एनर्जी के लिए 60% से ज़्यादा किस पे डिपेंडेंट हैं, ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है हमारी, उसी पे डिपेंडेंट हैं कुकिंग के लिए या फिर हीटिंग के लिए। ठीक, जो कुकिंग और हीटिंग में वो एनर्जी यूज करते हैं इंडियंस आज भी, उसमें 60% से भी ज़्यादा शेयर किसका होता है, ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का होता है। तो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेस क्या हैं एनर्जी के, जो हम लॉन्ग टर्म से यूज करते आ रहे हैं, जैसे हम कोल यूज कर रहे हैं, पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल वेस्टेज यूज कर रहे हैं, फायरवुड यूज कर रहे हैं, और ड्राई डंग्स यूज कर रहे हैं। ठीक, ये सब हम कब से यूज कर रहे हैं हमें भी नहीं पता, बहुत टाइम पहले से हम यूज करते आ रहे हैं परंपरागत रूप से इन सब चीज़ों का एनर्जी के लिए, इसलिए ये सब क्या है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हम कॉमर्शियल एंड सेकंड नॉन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में हम इसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। फर्स्ट हम देखते हैं कॉमर्शियल एनर्जी। कॉमर्शियल एनर्जी क्या होती है, दिस एनर्जी इज़ लार्जली यूज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पज इन इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर्स। जो हमारा कॉमर्शियल एनर्जी है, जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इसको हम कॉमर्शियल पर्पज से यूज करते हैं। ठीक, जो हमारा कॉमर्शियल एनर्जी है उसको हम कॉमर्शियल पर्पज से इंडस्ट्रियल एरिया में या फिर एग्रीकल्चर या सर्विसेज सेक्टर में हम यूज करते हैं इसको कॉमर्शियल पर्पज से। इट मीन्स कॉमर्शियल पर्पज क्या, जिसको हम खरीद और बेच सकते हैं। ठीक, जिसको हम खरीद और बेच सकते हैं, जो कि हमें मुफ्त में नहीं मिलता, फ्री में नहीं मिलता है, उसको हम या तो खरीदते हैं या फिर हमारे पास है तो हम उसको बेचते हैं, उसको हम कॉमर्शियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे कोयला हो गया, कोयला हम खरीदते हैं। ठीक, गवर्नमेंट कोयला खरीदती है, बिजली उत्पादन के लिए गवर्नमेंट कोयला खरीदती है। और पेट्रोलियम हम अदर कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी भी हमें मुफ्त में नहीं मिलती है। मतलब वो सारे एनर्जी के सोर्स जिसको हम खरीदते या फिर बेचते हैं उसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल एनर्जी। ठीक, नेक्स्ट हमारा है नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। नॉन कॉमर्शियल एनर्जी क्या होती है, दीज आर नॉन कॉमर्शियल एज दीज आर फाउंड इन नेचर और फॉरेस्ट्स। ठीक, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी क्या है, जिसको हम डायरेक्ट नेचर से या फिर फॉरेस्ट, जंगलों से हम प्राप्त करते हैं, वो हमारा होता है नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। और कॉमनली यूज कहाँ होते हैं, रूरल हाउस होल्ड्स फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। जो हमारे रूरल हाउस होल्ड्स हैं, मीन जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, वो डेली कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं कौन सा, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। उसमें क्या क्या है, जैसे आपका है एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गए, फायरवुड हो गए, ड्राई डंग्स हो गए, ये सब बहुत समय से यूज होते आ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में डेली यूज के लिए। ठीक, आपको पता है गांव में अभी भी खाना बनाने के लिए मैक्सिमम एरियाज़ में क्या, जो काऊ डंग्स हैं उनका यूज होता है, फायरवुड लकड़ी का यूज आज भी होता है। और एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या होता है, जो एग्रीकल्चर फार्मिंग काम जो करते हैं किसान लोग, उनके यहाँ जब किसानी होती है उसके बाद जब फसल कटती है उससे कुछ वेस्टेज निकलते हैं और उसका वो जलाने के लिए यूज करते हैं और उससे खाना पकाने का काम करते हैं। तो वो क्या होता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट्स हैं उसको भी हम एनर्जी के रूप में यूज करते हैं, उससे हम एनर्जी पाते हैं और डेली खाना बनाने में या फिर हम हीटिंग के लिए उसका यूज करते हैं। इसलिए वो सब क्या है, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि इसको हम खरीदते या बेचते नहीं हैं। नॉन कॉमर्शियल सोर्स जो है एनर्जी का, उसको खरीदते या बेचते नहीं है, जिसके पास है वही उसको यूज करता है। ठीक,
या तो हम नेचर से डायरेक्ट उसको पाते हैं, हमें ख़रीदना नहीं पड़ता। एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है, जिसकी जो एग्रीकल्चर हो रहा है, जिसके यहाँ पे जो किसान है वो खुद अपने खेती से जो वेस्टेज मिल रहे हैं उसका यूज कर रहा है, ना बेच रहा है ना खरीद रहा है। फायरवुड क्या है, वो डेली जंगलों से लकड़ी काट के यूज कर रहे हैं खाना बनाने के काम में, वो खरीद बेच नहीं रहे हैं। और ड्राइड डंक्स हो गए, वो उपले बना रहे हैं, वो खरीद या बेच नहीं रहे हैं, उसको डायरेक्ट यूज कर रहे हैं नेचर से लेके या फिर खुद उनके पास है उसको यूज कर रहे हैं, इसलिए ख़रीदा बेचा नहीं जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है हमारे लिए, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन कॉमर्शियल एनर्जी, क्योंकि इसका हम कॉमर्शियल पर्पज़ से यूज़ नहीं करते हैं। तो ये हमारा हो गया कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और आपने देखा इसके 2 टाइप्स, फर्स्ट कॉमर्शियल एनर्जी, सेकंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। हम देख लेते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी रिफर टू दी sources of energy which have come into use only recently। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, जो भी हाल ताज में कुछ दिनों पहले 40-50 साल पहले हमने इसको यूज करने की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है, जिसको अभी हाल ताज में हमने यूज करना स्टार्ट किया है। पहले इसको यूज करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, हम लोग इसको यूज नहीं करते थे। वो क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि हम इसको परंपरागत रूप में यूज नहीं करते हैं, इसको हमने हाल ताज में यूज करना सीखा है। और इसकी एक प्रॉपर्टी क्या है, दीज आर बेसिकली रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको हम रिन्यू कर सकते हैं। आप कन्वेंशनल में आपने देखा था, जैसे कोल यूज़ कर रहे हैं, फायरवुड यूज़ कर रहे हैं, अगर एक बार वो ख़त्म हो गया, कोयला ख़त्म हो गया, पेट्रोलियम ख़त्म हो गया, उसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसको हम रिन्यू कर सकते हैं। वो ख़त्म नहीं होता, हम एक बार यूज कर लेते हैं तो ऐसा नहीं कि उसको हम ख़त्म कर देंगे, वो ख़त्म नहीं होता है, ठीक। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, दीज सोर्सेज हैव इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, जो हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए इसको वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बोला जाता है। कुछ एग्जांपल्स इसके जैसे आपके सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी, टाइडल पावर, ये सब क्या है आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड टाइडल पावर को हम बहुत प्राचीन काल से यूज करते नहीं आ रहे हैं, इसको हाल में हमने यूज करना सीखा है, इसकी टेक्नोलॉजी अडाप्ट की है। जैसे सोलर एनर्जी हो गया, मैंने बताया इसकी प्रॉपर्टी रिन्यूएबल। अगर सोलर एनर्जी हमारे आज सपोज इस डेट में हमें सोलर एनर्जी जो मिली है, हमने उसको सोलर प्लांट के द्वारा उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया, हमने उसको यूज किया। ऐसा नहीं कि अब वो एनर्जी जो सोलर एनर्जी, सूर्य की निकलने वाली एनर्जी ख़त्म हो गई, नेक्स्ट डे फिर से सूर्य की किरणें आएंगी, फिर से उसमें एनर्जी रहेगी। तो इसलिए क्या है, रिन्यूएबल है और साथ में इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, इससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक, क्योंकि इसमें ना कुछ जलता है ना धुआं निकलता है। क्योंकि कोयला हम जलाते थे, जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी था, ऑयल जलाते हैं या फिर कोयला लकड़ी जलती है, उससे धुएँ निकलते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत नुकसानदायक है। दूसरा विंड एनर्जी, वो भी क्या है, इको फ्रेंडली है और साथ में रिन्यूएबल है, ठीक। इसको भी हम, अगर हवा चल रही है, इसको एक बार हमने यूज किया, उससे एनर्जी हमने ली, ठीक। विंड एनर्जी जो प्लांट लगते हैं उसके द्वारा हमने एनर्जी ली, तो वो ख़त्म नहीं हो जाती एनर्जी, वो फिर से जब जब हवा चलेगी तब तक एनर्जी हमें मिलती रहेगी। वो फ़ैन लगा होता है, वो फ़ैन जब जब हिलता है, चक्कर चक्कर गोला लगाता है, उसमें कुछ टरबाइंस लगे होते हैं जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक। उसमें इन्वायरमेंट को कोई क्षति नहीं होती है, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए क्या है, इको फ्रेंडली है और रिन्यूएबल है। वैसे ही टाइडल पावर भी है। और आगे हम देखते हैं, अब हम देखते हैं कि इंडिया में इसकी क्या कंडीशन है। बीइंग ए ट्रॉपिकल कंट्री, इंडिया हैज़ ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पोटेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग ऑल 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी if some appropriate cost effective technologies that are already available are used। इंडिया कैसा कंट्री है, एक ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिकल कंट्री मीन्स जहाँ पर 12 महीने सूर्य की किरणें, सनलाइट हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है, ठीक।
इसलिए जब सूर्य की किरणें 12 महीने मिलती हैं, 12 महीने हमें मिलती हैं, तो हम क्या सोलर एनर्जी का हम एक हब बन सकते हैं। सोलर एनर्जी, सोलर प्लांट लगाकर हम सोलर एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसके लिए हमें क्या करना है, जो कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सस्ती टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसको हम अपने यहाँ पे यूज करके बहुत ज़्यादा मात्रा में सोलर एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह से विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी को भी, जिसकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि विंड एनर्जी भी क्योंकि हम ट्रॉपिकल एरिया में हैं, यहाँ पे हवाएं चलती हैं दिन में और रात में, समुद्र के किनारे हवाएं चलती रहती हैं। एक टाइम पे समुद्र से धरातल की तरफ चलती हैं, तो एक टाइम पे धरातल से समुद्र की तरफ चलती हैं, मतलब हवाएं हमेशा वहाँ पे चलती रहती हैं। तो इससे क्या होता है, हम आसानी से वहाँ पे प्लांट लगाकर विंड एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, और साथ में हम चाहें तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है, अभी तो हम यूज कर रहे हैं पेट्रोल और कोल, बट एक टाइम आएगा जब वो ख़त्म हो जाएंगे, तब हमारे लिए प्रॉब्लम आएगी। और उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए ज़रूरी है कि हम अभी से सस्ती टेक्नोलॉजी डेवलप करें, जिससे कि हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फिर टाइडल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर सकें और कम से कम लागत पर। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंजम्पशन पैटर्न ऑफ एनर्जी इन इंडिया। तो हम इसमें देखेंगे कि भारत में एनर्जी कंजम्पशन का क्या पैटर्न है, किस प्रकार एनर्जी कंज्यूम की जाती है, और जो हमने अभी देखा डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी के, उनमें हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स की जो एनर्जी है उनका कितना कितना शेयर यूज होता है टोटल एनर्जी में। कंजम्पशन पैटर्न ऑफ एनर्जी refers to the percentage consumption of commercial and non-commercial energy in the economy or in the country at present। हम प्रेजेंट टाइम पे देख लेते हैं कि किस सेक्टर में हम एनर्जी कितना यूज कर रहे हैं, या फिर किस सेक्टर का या फिर किस सोर्स का कितना शेयर है टोटल एनर्जी प्रोडक्शन में। हम देखते हैं, फर्स्ट हम देखते हैं कॉमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन मेक्स अप अबाउट 74% ऑफ द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन इंडिया। तो जो हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में टोटल एनर्जी कंज्यूम होती है, जितना हम पूरा एनर्जी कंज्यूम करते हैं पूरी इंडिया में, उसका 74% शेयर किसका है, कॉमर्शियल एनर्जी का। ठीक, हमने कॉमर्शियल एनर्जी भी पढ़ा क्या क्या होता है, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या फिर गैस हो गए, ये सब क्या है, एलपीजी हो गया, ये सब क्या है, कॉमर्शियल एनर्जी बोले जाते हैं। इसका शेयर जो हमारे टोटल कंजम्पशन में है वो कितना, 74%। इट मीन 74% हम यूज करते हैं कॉमर्शियल एनर्जी का टोटल एनर्जी कंजम्पशन में। और अब इसमें भी हम देख लेते हैं कि कॉमर्शियल एनर्जी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, इसमें कितना कितना परसेंट शेयर कौन से कंपोनेंट्स का है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो हमारा कोयला है, कोयले का शेयर कितना, 54% टोटल कॉमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन में हमारा कोयले का शेयर 54% है। और ऑयल का हमारा शेयर 32% है। नेचुरल गैस का शेयर हमारा 10% है। एंड हाइड्रो एनर्जी, ठीक, हाइड्रो एनर्जी एट 2%। जो हमारी हाइड्रो एनर्जी है उसका शेयर 2% है। नेचुरल गैस का शेयर हमारा 10% है। ऑयल का शेयर हमारा 32% है। और कोयला का शेयर हमारा 54% है। अब हम देख लेते हैं नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज के शेयर में। तो हमने पहले ही बताया नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज में क्या क्या हैं। आपका फायरवुड हो गया, काऊ डंग हो गया, या फिर एग्रीकल्चरल वेस्ट्स हो गए, ये सब क्या है, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज हैं। इसका जो शेयर है, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज का जो शेयर है टोटल एनर्जी कंजम्पशन में इंडिया में, वो है 26%। इट मीन्स आज भी हम 26%
टोटल कंजम्पशन में जो यूज कर रहे हैं वो है नॉन कॉमर्शियल एनर्जी का। ठीक, हमारे टोटल कंजम्पशन में आज भी नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज का शेयर 26% है, जिसमें कि फायरवुड, काउडंग या फिर एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गए, इसका शेयर 26% है। थर्ड पॉइंट हमारा है इंडिया डिपेंड्स ऑन इम्पोर्ट्स फॉर क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विच इज़ लाइकली टू ग्रो रैपिडली इन द नियर फ्यूचर। जो इंडिया में जनरली यूज होता है एनर्जी, आज भी हम डिपेंड हैं इंपोर्ट पर। ठीक, जो हमारा क्रूड या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत बड़ा शेयर है, ठीक, जो कि 32% है हमारे टोटल कॉमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन का, उसका मैक्सिमम पार्ट आज भी हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे उसके भंडार नहीं है, अदर कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। तो ये क्या है, हमारे कंट्री के लिए बहुत बड़ा बर्डन है। ठीक, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को ये बहुत इफ़ेक्ट करता है। ठीक, हमारे कंट्री का बहुत सारा पैसा अदर कंट्रीज़ में चला जाता है इन फ्यूल्स को ख़रीदने में, और इन फ्यूचर इसको और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होने की चांसेज हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें चाहिए कि हम जो हमारे यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, हमने बताया जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमें उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, हमें टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी होगी नई, जिससे कि हम उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकें और अदर कंट्रीज़ पे अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म कर सकें। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं सेक्टोरल शेयर ऑफ कॉमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन इन परसेंट। हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, ठीक, डिफरेंट सेक्टर्स में टोटल एनर्जी कंजम्पशन का कितना परसेंट कंजम्पशन शेयर है डिफरेंट सेक्टर का। तो हम यहाँ पे 1953 से लेके 2014-15 तक का हमने डेटा यहाँ पे लिया है। ये जो है 2016 का डेटा है, 2016 के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम 2020 के अकॉर्डिंग नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा जो अवेलेबल है वो 2016 का ही है। तो हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम देखते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर में 1953-54 में जो एनर्जी कंज्यूम हो रही थी, ठीक, 1953-54 में जो टोटल एनर्जी कंजम्पशन था उसका 10% हाउस होल्ड सेक्टर में यूज होता था, 1% केवल एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होता था, और 40% इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और ट्रांसपोर्ट में 44% यूज होता था, और अदर्स में 5%। आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, हाउस होल्ड सेक्टर में 10% यूज हो रहा है टोटल एनर्जी कंजम्पशन का, बट एग्रीकल्चर सेक्टर में ओनली 1%। ऐसा क्यों है? क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा जो है वो गांव में होता है, और गांव में हमारे इलेक्ट्रिसिटी उस समय ज़्यादा नहीं पहुंची थी, कुछ ही गांवों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंची थी, इसलिए गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचने के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं कर पा रहे थे, ठीक, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में टोटल कंजम्पशन का ओनली 1% यूज हो रहा था इलेक्ट्रिसिटी का। और इंडस्ट्रियल सेक्टर उस समय हमारा था, काफ़ी ठीक ठाक था, और वहाँ पे हमारा 40% इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही थी टोटल कंजम्पशन की, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर टोटली बेस्ड होता है एनर्जी पर, ठीक, एनर्जी पर बेस्ड होता है। यहाँ पे हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी की नहीं, टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसमें जो एनर्जी यूज हो रही थी वो टोटल कंजम्पशन का 44% था, मतलब मैक्सिमम शेयर क्या था आज़ादी के टाइम पे ट्रांसपोर्ट का था, उसमें हम मैक्सिमम एनर्जी कंजम्पशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कर रहे थे, मतलब टर्शियरी सेक्टर हमारा जो हो गया वहाँ पे हम मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम कर रहे थे, ठीक। अब हम 71 का डेटा इसी तरह से देख लेते हैं, फिर 1991 और फिर 14-15 का। तो हम एक चीज़ पाते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर का जो कंजम्पशन शेयर था टोटल एनर्जी में 53-54 से लेके 2014-15 तक कंटिन्यूसली क्या है, डिक्रीज़ हुआ है, और जो कि 1953-54 में 44% था टोटल कंजम्पशन का, वो आके
2014-15 में केवल 2% रह गया है। ठीक, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो टोटल एनर्जी हमारी कंज्यूम हो रही है प्रेजेंट टाइम में, इस टाइम क्या हो गया, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर पहले के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा डेवलप हो गया है और हमारा जो टोटल एनर्जी कंजम्पशन है उसमें हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर अब मैक्सिमम है और हाउस होल्ड सेक्टर का जो शेयर पहले 10% था आज़ादी के टाइम पे, वो अब 23% हो गया। ऐसा इसलिए है, मैंने बताया, क्योंकि गाँव में उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची थी और गांव में बहुत कम एनर्जी कंज्यूम हो रही थी। ठीक, गांव में व्हीकल्स नहीं थे, इसलिए भी वहाँ पर एनर्जी नहीं कंज्यूम कर रहे थे लोग ज़्यादा। तो क्या था, गांव में भी अब टोटल हाउस होल्ड सेक्टर जो हो गया गांव शहर का मिला के, वहाँ पे अब 23% एनर्जी कंज्यूम हो रही है, जो कि पहले 10%। तो कुल मिला के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को छोड़ दिया जाए तो जितने भी सेक्टर्स हैं सब में आज़ादी के बाद से अब तक एनर्जी का जो कंजम्पशन का शेयर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हुआ है, बट ट्रांसपोर्ट सेक्टर में डिक्रीज़ हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने एनर्जी की बात की, अब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, फिर पावर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मोस्ट यूज़फुल कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। ठीक, जो एनर्जी का मेन सोर्स है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रिसिटी ही हमारा क्या है, जो मेन फैक्टर है हमारा टोटल एनर्जी का, वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ही है। ठीक, इट इज़ अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट डिटरमाइंस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। मैंने बताया किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को हम मापते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से। जिस कंट्री में जितना ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी वहाँ का डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा होगा, और किसी भी कंट्री के इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। मैक्सिमम मशीन्स हमारी इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, इसलिए अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा काफ़ी वीक होगा और हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत कम होगा। इसलिए किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो। द ग्रोथ रेट ऑफ डिमांड फॉर पावर इज़ जनरली हायर दैन द जीडीपी ग्रोथ रेट। ठीक, जनरली जो किसी कंट्री की जीडीपी की ग्रोथ रेट है उससे ज़्यादा ग्रोथ रेट होती है डिमांड फॉर पावर की। ठीक, किसी भी कंट्री में जीडीपी की ग्रोथ रेट जितनी होती है उससे ज़्यादा ग्रोथ रेट होती है डिमांड की, इलेक्ट्रिसिटी के डिमांड की। और कुछ अध्ययन से बात स्पष्ट हुई है, कुछ स्टडीज़ हैं जिससे बात स्पष्ट हुई है कि 8% जीडीपी ग्रोथ रेट के लिए पर ईयर 8% अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट चाहते हैं तो हमारा पावर सप्लाई का ग्रोथ रेट जो है वो कम से कम 12% एनुअली होना चाहिए। ठीक, अगर हम 8% जीडीपी ग्रोथ रेट पर ईयर चाहते हैं तो हमें कम से कम 12% पर ईयर ग्रोथ रेट एनर्जी सेक्टर में अपने लाना होगा, या इलेक्ट्रिसिटी हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करनी होगी। अब हम देखते हैं कि इंडिया में तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के जो कौन कौन से सोर्सेज हैं, वो 3 मेन सोर्सेज हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के। फर्स्ट कौन सा है, थर्मल पावर स्टेशंस, सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशंस, थर्ड है एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर स्टेशन। और अब हम इनके शेयर भी देख ले रहे हैं कितना कितना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डायग्राम है, बार डायग्राम आपका इसमें दिखाया गया है। जो आपका थर्मल पावर स्टेशंस हैं उनका टोटल शेयर, टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में जो थर्मल स्टेशंस हैं हमारे पावर स्टेशंस, उनका शेयर कितना है, 66%। ठीक, टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में थर्मल पावर स्टेशन सेक्टर का 67% शेयर है। और जो
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशंस हैं उनका शेयर हमारा टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में 13.6% है, और 2% है शेयर 2 पॉइंट समथिंग % है जिसका न्यूक्लियर, जो हमारे प्लांट्स हैं न्यूक्लियर एटॉमिक पावर स्टेशंस हैं उनका शेयर टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में ओनली 2% के आसपास है। और जो रेस्ट जो बाकी रह गए हमारे जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो सोर्सेज हैं उनके द्वारा 7.3% हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब हम बारी बारी से इसको देख ले रहे हैं। फर्स्ट हमारा थर्मल पावर। थर्मल पावर हम देखते हैं। व्हेन पावर इज जनरेटेड बाय यूजिंग कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, इट इज़ नॉन एज थर्मल पावर। In India, it is the largest source of power generation. In 2006, thermal sources accounted for almost 67% of the total power generation capacity. मैंने बताया इसके पहले 67% जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो किसकी, थर्मल पावर्स की है। इसी तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जो शेयर है मैंने बताया 14% के आसपास है, और एटॉमिक या न्यूक्लियर पावर का वो 2% के आसपास है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो क्या होते हैं, व्हेन पावर इज जनरेटेड फ्रॉम द वाटर्स ऑफ स्पीडली फ्लोइंग रिवर्स एंड हाई डैम्स, इट इज़ नॉन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। जब हम कोई डैम बनाते हैं या फिर जो कोई नदी बहुत तेज़ी से चल रही है, उसका पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, या फिर कोई डैम बना रहे हैं उसे बहुत ऊंचाई से पानी गिराते हैं, तो उसमें एक टरबाइन लगा होता है, फ़ैन लगा होता है, वो डोलता है, वो घूमता है और टरबाइन उससे चलता है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं, उससे जो एनर्जी हमें मिलती है। और एटॉमिक या न्यूक्लियर पावर क्या होता है, कुछ हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज करते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम या फिर प्लूटोनियम हो गया। इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक या न्यूक्लियर पावर। ठीक, इसको एटॉमिक या न्यूक्लियर पावर बोलते हैं, जिसका शेयर टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में 2% है, जबकि पूरे वर्ल्ड का, ठीक, अगेंस्ट द ग्लोबल एवरेज ऑफ 13%, क्योंकि ग्लोबल जो एवरेज है हमारा पूरे वर्ल्ड का परसेंट है वो 13% एनर्जी प्रोड्यूस होती है केवल न्यूक्लियर एटॉमिक से। मतलब हमारा अभी शेयर बहुत कम है, हम वर्ल्ड में बहुत पीछे हैं न्यूक्लियर या एटॉमिक पावर जनरेशन में। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस इन द पावर सेक्टर। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पावर सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे। सम ऑफ द चैलेंजेस इन द पावर सेक्टर आर एज फॉलोज। कुछ मेन जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने पावर सेक्टर से रिलेटेड, वो कौन कौन से हैं, वो हैं इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक हमारा है इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो हमारी इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट 7-8% के लिए जितनी हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उतनी इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। जो नवंबर 2019 में जो हमारा टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी थी वो हमारी थी 3,64,960 मेगावाट, 3,64,960 मेगावाट इतनी हमारी कैपेसिटी थी पावर जनरेशन की 2019 में। इतना होने के बाद भी अभी भी हम पूरी डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, जितनी हमारी डिमांड है उससे कम कैपेसिटी है अभी ये। तो हमें अपनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए हमें कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी अपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए जो हमारी यूनिट्स लगी हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा चैलेंज है हमारे सामने वो है लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो जो हमारी कंट्री में इंडिया में जो प्लांट्स लगे हुए हैं उनकी कैपेसिटी जितनी है, पहली बात तो कैपेसिटी कम है, और जो कैपेसिटी है भी उसकी कैपेसिटी जितनी उतना भी हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं।
एक तो कैपेसिटी कम है हमारी, दूसरी जितनी कैपेसिटी है उसका भी हम टोटल यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसका टोटल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उसको हम इंडिकेट करते हैं प्लांट लोड फैक्टर से। अब प्लांट लोड फैक्टर क्या होता है, PLF क्या होता है? PLF इज इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड अपॉन प्रोडक्शन कैपेसिटी। इट मीन्स जो हमारी प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी टोटल जितनी जनरेट कर रहे हैं उसको डिवाइड कर दे रहे हैं किससे? प्रोडक्शन कैपेसिटी से, तो हमारी निकल आती है PLF। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है PLF। तो हमारे इंडिया में 2018-19 में PLF जो था वो कितना था? 61.07%। ठीक, इट मीन्स कि अभी भी हम अपनी टोटल कैपेसिटी का ओनली 60% ही यूज कर पा रहे हैं टोटल कैपेसिटी का। जो रेस्ट हमारा है वो हमारा वेस्ट हो जा रहा है। ठीक, इट मीन्स हमारा जो कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की इलेक्ट्रिसिटी, उसका ओनली 60% ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, बाकी हमारी जो कैपेसिटी है वो हमारी वेस्ट चली जा रही है। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट 3, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स SEBs। तो हमारे कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हर स्टेट्स का अपना एक बोर्ड होता है। ठीक, उसको बोलते हैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। और हमारी कंट्री के जितने भी स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स के मैक्सिमम, लगभग सभी स्टेट्स के, ऑल स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एट प्रेजेंट आर रनिंग इनटू ह्यूज लॉसेस। जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, सभी इसमें घाटे में चल रहे हैं। ठीक, किसी को भी लाभ नहीं है। और 2016-17 में जो टोटल लॉस था हमारा वो कितना था? 40,295 करोड़ रुपीज़ के बराबर लॉस हुआ था। पूरे ऑल इंडिया का जितने भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं उनको मिला के 40,295 करोड़ रुपीज़ के बराबर लॉस हुआ था हमारे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को। और ये लॉस क्यों हो रहा है, इसके लिए 3 कारण बताए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। फर्स्ट है थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है गांव में अभी भी जितने भी हाउस होल्ड्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँच जाती है, मैक्सिमम सभी लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, बट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी की चोरी करते हैं, कनेक्शन नहीं लेते, चोरी करते हैं। सेकंड है क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो जो हमारे तार लगे, वायरस लगे हुए हैं ट्रांसमिशन के टाइम, वो क्या है, बहुत पुराने वायरस हो गए हैं, जिसके लिए भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है। वो यूटिलाइजेशन के बजाय वो रास्ते में ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि तार बहुत पुराने लगे हुए हैं और जंग लग गए हैं, और जो मीटर लगे हुए हैं वो भी बहुत पुराने हैं, इसमें भी हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस होती है। थर्ड है हमारा फ्री सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे स्टेट्स अपने जो वहाँ की जनता है उनको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का, जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने क्या किया, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की। इससे भी क्या नुकसान होता है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को। जैसे पंजाब जैसे राज्यों में वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई है फार्मिंग के लिए, किसान बहुत ज़्यादा यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और बिल उनको बहुत कम आता है, इससे भी नुकसान होता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्थ, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। ये भी एक कारण है, ठीक, ये भी हमारे लिए एक चुनौती है, ठीक, चैलेंज है। इसको हम कैसे सही करें? क्या है? थर्मल पावर प्लांट्स व्हिच आर दी फाउंडेशन ऑफ इंडियाज़ पावर सेक्टर आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कोल सप्लाईज। जो हमारे पावर सेक्टर्स हैं वहाँ पे, पावर प्लांट्स हैं वहाँ पे टाइम पर कोयला नहीं पहुँच पाता, कोल नहीं पहुँच पाता है, जिससे कि, या फिर और भी जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं वो नहीं पहुँच पाते, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बहुत कम होता है। ठीक, ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है। अब हम इस चैलेंज को कैसे फेस करेंगे? कुछ मेजर्स दिए गए हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर काम करके हम निजात पा सकते हैं इन समस्याओं से। मेजर्स टू सॉल्व द एनर्जी क्राइसिस। तो फर्स्ट जो हमारा मेजर है वो हमने लिया है इम्प्रूवमेंट इन प्लांट लोड फैक्टर। हमने बताया PLF क्या होता है। PLF ने इसके पहले वाले स्लाइड में आपको बताया था कि ये हमारा कैपेसिटी शो करता है PLF,
कि हमारी टोटल कैपेसिटी का हम कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। अपनी टोटल कैपेसिटी का जैसे मैंने बताया 60% ही हम लोग यूज कर पा रहे हैं, यूटिलाइज कर पा रहे हैं, वो हमारा PLF है। इसको हमें क्या करना है, सुधारना है। ठीक, फर्स्ट हमारा इम्प्रूवमेंट इन प्लांट लोड फैक्टर, कि इसको हमें क्या इम्प्रूव करना है। सेकंड हमारा है कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। हमने बताया जो वायर्स लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं, हमें उसको भी सुधार करना होगा। ठीक, ट्रांसमिशन को भी अपने सुधारना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है उसको हमें कंट्रोल करना होगा। थर्ड हमारा इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, हमें अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी होगी, नए प्लांट्स लगाने होंगे और मशीनरीज हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करनी होगी। थर्ड है हमारा इनकरेज यूज़ ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज, हमें जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हमें उनको इनकरेज करना पड़ेगा, उनको बढ़ावा देना पड़ेगा। फिफ्थ है हमारा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, और हमें पावर जनरेशन सेक्टर में क्या करना है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करना है और प्राइवेट सेक्टर्स को भी हमें वहाँ पे आगे आना चाहिए, हमें वहाँ पे बढ़ावा देना चाहिए और साथ में FDI भी, ताकि वहाँ पे आ सके। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू।